क्या होता है ये एंडोमेट्रियोसिस? क्या सच्ची में इससे इनफर्टिलिटी होती है? और अगर इनफर्टिलिटी होती है, तो क्या कारण होते हैं उस इनफर्टिलिटी के होने के लिए? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा भगत, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एंड लास्ट 13 ईयर से इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जो कॉमनली हर एज ग्रुप में प्रेवलेंट होता है एंड मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि इससे इनफर्टिलिटी नहीं होती, इससे प्रॉबेबली पेन हो सकता है, प्रॉब्ली आपको डिस्मेनोरिया यानी कि मेंसेस की ड्यूरेशन में पेन हो सकता है या हस्बैंड वाइफ रिलेशन रखते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इनफर्टिलिटी होती है बट सीवियर केसेस में होती है और ये है प्रॉब्लम जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। यानी कि अगर कॉमन भाषा में बात करें तो पेशेंट हमेशा बोलता है कि मैम मेरे को सिस्ट बनी हुई है ओवरी में और ब्लड की सिस्ट होती है ये। तो क्या होता है ये एंडोमेट्रियोसिस? क्या सच्ची में इससे इनफर्टिलिटी होती है? और अगर इनफर्टिलिटी होती है तो क्या कारण होते हैं उस इनफर्टिलिटी के होने के लिए और इसका मैनेजमेंट क्या है? ये जिसे कहते हैं ना एक जटिल समस्या है, क्योंकि हम लोग इसको समस्या मानते ही नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि प्रॉब्ली हाँ पेन हो रहा है, पेन किलर्स लेके नॉर्मली भी फीमेल को मेंसेस में पेन होता है, पेन किलर्स लेके करेक्ट हो जाता है। बट इसका प्रेवलेंस अराउंड 10% सारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल में होता है। अगर मैं बात करूँ फीमेल्स जिनको हम लोग लैप्रोस्कोपिकली लाइगेट कर रहे हैं यानी कि जिनकी फैमिली कंप्लीट हो रही है, अराउंड 10% ऑफ फीमेल्स अंडरगोइंग स्टरलाइजेशन में भी हमको एंडोमेट्रियोसिस दिखता है। फिर अगर मैं बात करूँ क्रॉनिक पेल्विक पेन यानी कि कई बार फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि उनको बार बार पेन हो रहा है, डिस्मेनोरिया हो रहा है, अराउंड 40 to 50% उन केसेस में हमें एंडोमेट्रियोसिस मिलता है। एंड इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में स्पेशली जिन लोगों को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, अराउंड 60% केसेस में एंडोमेट्रियोसिस मिलता है। ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज है, मतलब धीरे धीरे ये आपकी बढ़ती जाती है। एंड अगर हम लोग एक बार फॉर द टाइम बिंग लैप्रोस्कोपी या प्रोबेबली मेडिसिन से इसको स्टॉप करते हैं और इसका प्रोग्रेशन स्टॉप करते हैं या लैप्रोस्कोपी से एंडोमेट्रियोमास को क्लियर करते हैं तो ये वापस रिकरेंट आ जाता है, यानी कि वापस एंडोमेट्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। अमूमन पहले सोचा जाता था कि ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बीमारी है, बट हमने इसको एडोलेसेंट में भी देखा है एंड कुछ केसेस पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के केसेस में भी होता है। बेसिकली होता क्या है एंडोमेट्रियोसिस? सो नॉर्मली हर औरत की बच्चेदानी के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं और ये हर महीने ग्रो करता है और जब आपको मेंसेस आते हैं तो ये शेड ऑफ होता है। ये एंडोमेट्रियम आगे चल के डेसिडुआ बन के प्रेगनेंसी भी बनाता है। सो कई लोगों में ये जो एंडोमेट्रियम है ये यूट्रस में अपनी जगह पर होके किसी और जगह पे हो जाता है, जैसे कि ओवरीज में, जैसे कि ट्यूब्स के लेवल पे। यूट्रस में एंडोमेट्रियम ना होके मायोमेट्रियम यानी कि उसकी मस्कुलर लेयर में होना, यूरेटस के पास होना या गट के आसपास होना, इसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। यानी कि वो एंडोमेट्रियम जहाँ पर होना चाहिए वहाँ ना होके बॉडी में किसी और जगह पे। नॉर्मली पेशेंट कंप्लेन करता है एडोलेसेंट, 60% एडोलेसेंट अगर क्रॉनिक पेल्विक पेन कंप्लेन कर रहे हैं, यानी कि एक पेन जो मोर देन 6 months ड्यूरेशन पे है, उसमें एंडोमेट्रियोसिस निकलता है। एंडोमेट्रियोसिस में इनिशियली पेशेंट को माइल्ड पेन से शुरू होता है। पेशेंट बहुत टिपिकली हिस्ट्री देता है कि मेंसेस में मैम जो मुझे पहले डिस्मेनोरिया हो रहा था वो अब प्रोग्रेसिव हो गया है, यानी कि अगर पहले पीरियड्स के एक दिन मेंसेस में पेन होता था वो सेकेंड एंड थर्ड डे या फोर्थ डे तक भी चल रहा है। इसका कोई जिसे कहते हैं ना कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये पर्टिकुलर साइन है जो कहता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, ये सिम्टम है जो कहता है एंडोमेट्रियोसिस है, या कुछ अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोसिस में 100% लोगों को एंडोमेट्रियोसिस पिक हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिम्टम्स की बात करूं, अगर पेन रह रहा है, डिस्मेनोरिया रह रहा है और साथ में इनफर्टिलिटी है तो ये ट्रायड माना जाता है एंडोमेट्रियोसिस का। अल्ट्रासाउंड पे ओनली अगर हमको एंडोमेट्रियोमास यानी कि ओवरीज में गांठें मिल रही हैं तो हम एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस कर सकते हैं, और ओवरीज में गांठें आना इसका मतलब कि डिजीज काफी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है। एमआरआई से भी हम लोग पिक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस। बट ये एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस और उसके आसपास के ऑर्गन्स में काफी हद तक तब तक फैल चुका होता है। लैप्रोस्कोपी इसका एक डायग्नोस्टिक या इसको डायग्नोस करने का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, एंड अगर हम साथ में देख के इसको ट्रीट करें तो उससे कई लोग कंसीव भी कर जाते हैं। तो क्या ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है? क्योंकि अब तक तो मैं आपसे पेन, डिस्पेरोनिया और डिस्मेनोरिया की बात ही कर रही हूँ। हाँ, 60% अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का रीजन एंडोमेट्रियोसिस होता है। एंडोमेट्रियोसिस कैसे इनफर्टिलिटी कॉज करता है?
हम हर लेवल पे इनफर्टिलिटी देखते हैं एंडोमेट्रियोसिस से। अब अगर मैं नॉर्मली बात करूं, जो फिकंडिटी होती है एक फीमेल की, यानी कि इस महीने में वो क्या चांस है उसका कंसीव करने का, वो नॉर्मल आम औरत का 20% होता है, जो घट के 2 से 10% हो जाता है एंडोमेट्रियोटिक फीमेल का। सेकेंडली, ओवरीज में जो गांठें बनती हैं वो ओवेरियन रिजर्व यानी कि एग का नंबर भी कम करती हैं, एग की क्वालिटी को भी कम करती हैं। दूसरा रीजन जिससे इनफर्टिलिटी होती है, एग्स को रिलीज होकर ट्यूब में जाना होता है और एक ओवेरियन ट्यूबो रिलेशनशिप होता है जिसको हैम्पर करता है एंडोमेट्रियोसिस। ट्यूब्स की स्वेलिंग कॉज करता है, एग एंड स्पर्म की फर्टिलाइजेशन में डिफिकल्टी लाता है, एंड जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म और एग होता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो भी डिक्रीज करता है। अगर ये यूट्रस में जाता है और मायोमेट्रियम में जाके इसके डिपॉजिट बनते हैं तो वो एडेनोमायोसिस कॉज करता है, जिससे बच्चे के चिपकने में और आगे चलने में ये डिफिकल्टी डालता है। सो मल्टीपल लेवल पे एंडोमेट्रियोसिस एक्ट करता है और आपको इनफर्टिलिटी कॉज करता है। बिकॉज हमारे यहाँ पर सबके अंदर ये धारणा होती है कि क्या हुआ अगर एंडोमेट्रियोसिस है, और मतलब ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, तो इसमें कोई टेंशन करने की बात नहीं है। नहीं, ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है। एंड स्पेशली कई बार पेशेंट्स आके कहते हैं, मैम मेरी ट्यूब्स भी ठीक है, मेरे हस्बैंड का पानी भी ठीक है, मेरे यूट्रस भी ठीक है, मेरे एग्स का नंबर भी ठीक है, बट फिर भी मुझे इनफर्टिलिटी है। अराउंड 30 से 60% अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के केसेस में हम लोग एंडोमेट्रियोमास देखते हैं जो उनको इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है। सो पहला चीज़, किसी भी चीज़ को मैं कहती हूँ ट्रीट करने की ज़रूरत है कि डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड अगर एंडोमेट्रियोमा दिखता है, एंड गोल्ड स्टैंडर्ड इज लैप्रोस्कोपी। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.